है दोस्तों, मैं ये भली बात ही जानता हूं कि जो सिविल सर्विस एग्जाम के एक्सपायरेंट होते हैं उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा और आपके द्वारा जो टाइम इस वीडियो को दिया जाएगा वो बहुत ही आपका फ्रूटफुल होगा। और इसमें जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इंडियन पॉलिटी के, वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो, आपने बुक पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत वाली, आप जानते हैं लक्ष्मीकांत वाली इंडियन पॉलिटी की बुक है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है। तो उसके आधार पर आपको सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस वीडियो को 10 मिनट आप देख के डिसाइड कीजिए कि आपको ये वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ उनको हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा। यहां पे आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला है हमारा पास वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग तो बहुत अर्ली जो आपका शुरू हुआ था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड, उस समय थे। लेकिन जो एक रेगुलर पुलिस फोर्स थी इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश की थी, वो तो बहुत साल बाद, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने एस्टेब्लिश की थी, जो पीरियड था आपका 1905 का। तो पहला तो आपका यहाँ पे पॉइंट पहले ही गलत हो गया। और अब आप सीधा ऑप्शन पे देखिए, सीधा ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन ए में आपको जो है पॉइंट नंबर 1 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में पॉइंट 1 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ऑप्शन 2 हमारा फिर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं ना। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बिल्कुल सही बात है। कलकत्ता के अंदर एक जो है सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। और जो इसकी देखिए, कोई भी आप आज प्रेजेंट की बात करते हैं, हम कोई भी हाई कोर्ट होती है उसका कोई क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट को ऑल ओवर इंडिया ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर बनाई गई थी उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये कुछ क्षेत्र थे, तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन इन क्षेत्रों पे होती थी। अब बात करते हैं इंडियन पेनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन ईयर 1860। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन पेनल कोड बना था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत, इसको रिकमेंड किया गया था। और 1834 के अंदर एक लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। और उस लॉ कमीशन को किसने हेड किया था, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकले। सीधा आप कह सकते हो लॉर्ड मैकले ने किया था। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन सीधा लॉर्ड मैकले ही मिलेगा, आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो 1834 में एक कमीशन हमने बना दिया, उसके हेड हमने लॉर्ड मैकले बना दिए। और इसके बाद आगे चलकर 1860 में ड्राफ्ट किया जाता है इंडियन पेनल कोड को। तो यहां पे आपका पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दोनों सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, by regulation in 1793 the district collector was deprived of his judicial power and made the collecting agent only. What was the reason for such regulation? जो 1793 का पीरियड है वो पीरियड था लॉर्ड कॉर्नवालिस का, सबसे पहली बात। अब इसको समझने के लिए हमें चार्टर एक्ट जो 1793 हुआ था उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जानने पड़ेंगे। कैसे भाई, 1793 का जो एक्ट आया था उसमें एक प्रोविजन आया था जिसमें क्या कहा गया था कि अब से जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और जो आपका जुडिशियरी फंक्शन है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर दिया। यानी कि जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था वो एज अ मजिस्ट्रेट का काम करता था, अब उससे मजिस्ट्रेटिव पावर छीन ली गई है, वो बस एक रेवेन्यू कलेक्टर रह गया है। ये काम किया किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसको ऐसा क्यों लगा, उसको लगा ऐसा कि भाई ये जो एक ही व्यक्ति के पास जुडिशियल पावर प्लस जो रेवेन्यू कलेक्शन की पावर है, एक ही व्यक्ति को इतनी पावर देना हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अलार्म्ड एट द एक्सटेंट ऑफ पावर concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. ये हो गया। अब मैं आपको 1793 का जो एक्ट था ना भाई, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बता देता हूं, वो आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोविजन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं।
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना एक लाइसेंस सिस्टम लेके आई। लाइसेंस सिस्टम कैसा? देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार को बढ़ाना था, नई नई और उनको फैक्ट्रियां लगानी थी, रेवेन्यू जनरेट करना था। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं वो उनको लाइसेंस देना शुरू कर देते हैं कि भाई तेरे को मैं ये लाइसेंस देता हूँ, तू जाके इसकी यहाँ पे फैक्ट्री लगा ले, तेरे को मैं इसका लाइसेंस देता हूँ, तू यहाँ पे इसकी फैक्ट्री लगा ले। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हुआ, कंपनी गिव लाइसेंस ऑफ ट्रेड टू इंडिविजुअल एंड इट्स ओन एम्प्लॉय टू ट्रेड इन इंडिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड के रास्ते चाइना के साथ से वो खुल गए, और जो ओपियम वार वगैरह कर आगे बढ़ेंगे हम जाके हिस्ट्री से जब आप डिस्कस करेंगे फिर बताएंगे आपको। ठीक है, तो जो ओपियम की जो आपका ट्रेड था वो चाइना के साथ फिर खुल गया। तो एक ये प्रोविजन इसमें किया गया था। इसमें एक और प्रोविजन किया गया जो आपसे पूछा है और काफी जो आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा भी गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उस समय तो क्या होता था, जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी थी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी अब कहां से दी जाने लगी, जो इंडिया से रेवेन्यू आता था, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम से अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी दी जाने लगी। इसके अलावा इसमें एक प्रोविजन और भी किया गया, क्या कि अब कोई भी यदि हमारा अधिकारी है, जो हमारा सीनियर ऑफिशियल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ठीक है, वो अब परमिशन के बिना परमिशन के इंडिया को नहीं छोड़ सकता। एक ये इसमें प्रोविजन देखने को मिला। ठीक है, और इसमें एक और हमें प्रोविजन देखने को मिला कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, ट्रेड कंपनी ऑफ मोनोपोली, उसको आने वाले 20 सालों तक और बढ़ा दिया गया। कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? और 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहला क्या कहता है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इट एजर्टेड द सॉवेरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय कंपनी। आगे कहता है तीसरा पॉइंट, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ये हमारा प्रोविजन आगे चल के 1853 में हुआ था। 1853 में क्या हुआ था कि अब जो रेवेन्यू था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सीधे सीधा कंट्रोल में चला गया था, किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो यहाँ पे तो ऑप्शन जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो तो हमारा इंक्लूड नहीं होगा। अब ऑप्शन में देखिए, इसमें नहीं, बी में नहीं आ रहा हमारा, क्योंकि बी में ऑप्शन 3 आ रहा है, और पॉइंट नंबर 3 सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच गया, वो कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है, 1 और 2 सही होंगे। अब 1 और 2 सही कैसे होंगे ये देख लीजिए। कोई भी जब एक्ट आता था, कोई भी आपका चार्टर एक्ट वगैरह आता था, उसमें क्या होता था, उसके आने के लिए उससे पहले कुछ बैकग्राउंड होता था, कुछ कंडीशंस होती थी, उन कंडीशन के आधार पर उस एक्ट को लाया जाता था। ठीक है, अभी क्या हुआ था, 1793, सॉरी अभी हम पढ़ रहे थे जो आपका 1793, 20 साल का एक्सटेंड कर दिया पीरियड, 20 साल खत्म हो गए, तो हमारे पास पीरियड आ गया क्या? 1813 का। तो फिर अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया गया। अब इसका पीछे का बैकग्राउंड एक मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जब आप इसके प्रोविजन जो है समझ पाओगे। 1813 का जो पीरियड आप जानते हैं किसका था? नेपोलियन बोनापार्ट का था। यूरोप में धूम मचा रखी थी उसने। उसकी वजह से क्या हुआ था, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के अंदर जो मर्चेंट थे, जो वेस्टर्न ट्रेड करते थे, ठीक है, उनका व्यापार बहुत ज्यादा है वो इफेक्ट हुआ नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से, उनको घाटा होने लगा। अब जब मर्चेंट को घाटा हुआ तो उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया किस पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर। क्यों? कि भाई हमें यहाँ इस एरिया से तो घाटा हो रहा है, अब हमें क्या किया जाए, हमें जो है आपका एशिया में जो आपका व्यापार चल रहा है वहां पे हमें ट्रेड करने की इजाजत दी जाए। तो भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर दबाव आया, तो वो फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लेके आई और उसमें प्रोविजन डाल दिया। इस प्रोविजन के जरिए सबसे पहले तो जो कंपनी ने 20 सालों से ट्रेड मोनोपोली दे रखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहले तो उसको खत्म करना था, क्योंकि तभी तो नए व्यक्ति आएंगे जो आके यहाँ पे ट्रेड करेंगे ब्रिटिशर्स के। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, मोनोपोली खत्म कर दी गई, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1813 में पहला प्रोविजन तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का ये बना। अब इसमें साफ कह दिया किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कि भैया मोनोपोली तो चलो आपकी खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट दे दिए, जैसे चाय की खेती हो गया, चाय का जो ट्रेड हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो ओपियम का अभी जो आपका चल रहा है ट्रेड चाइना के साथ जो आपकी चल रही है, और इसके अलावा जो चाइना ट्रेड है, चाइना वाला जो रूट है, ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिसपे आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रहेगी। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, वही जो लाइसेंसिंग सिस्टम मैं बता रहा था आपको, अभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंडिविजुअल्स को देना शुरू किया था, अब वही लाइसेंसिंग सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ब्रिटिशर्स मर्चेंट थे उनको एशिया के अंदर देना शुरू कर दिया कि जाइए आप जाके एशिया में अपना व्यापार कीजिए।
ठीक है। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो याद रखिए, उसके बारे में आगे आपको जरूरत पड़ेगी और आगे आपसे पूछूंगा। इसमें एक प्रोविजन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। देयर वॉज ऑल्सो प्रोविजन दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज एवरी ईयर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडिया। ये प्रोविजन मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन जुड़ा हुआ था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने क्या डिसाइड किया कि भाई आपका जो, देखिए कंपनी तो एज अ कमर्शियल यूनिट काम करती है ना, ठीक है। तो कंपनी के दो प्रॉफिट हो रहे थे, एक तो उसका टेरिटोरियल रेवेन्यू हो रहा था, दूसरा उसका कमर्शियल प्रॉफिट हो रहा था। तो अब कंपनी ने क्या किया भाई, कंपनी ने सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिया कि भाई आपका जो ये है ना कमर्शियल प्रॉफिट है और जो आपका टेरिटोरियल रेवेन्यू है, इन दोनों के आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन कीजिए। सेपरेट अकाउंट क्यों मेंटेन करें भाई हम, कमर्शियल प्रॉफिट और टेरिटोरियल रेवेन्यू के? यार आपको हमने इतने सालों से जो है एक लाइसेंसिंग मोनोपोली दे रखी है इंडिया के अंदर, आप दिखा रहे हो कि हमें इतने व्यापार तो आप इतना करे जा रहे हो, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में चल रही है, ऐसा क्यों? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो व्यापार तो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन वो क्या खुद को घाटा भी दिखाती चली जा रही थी, लेकिन जो उसके एम्प्लॉय थे भाई वो करोड़पति बनते जा रहे थे, अमीर बनते जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसीजन स्टेप लिया गया 1813 के एक्ट में। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? स्टेट पीसीएस के प्री के लिए, स्टेट पीसीएस के मेंस के लिए अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका 100% इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड आपका किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, ठीक है। मेंस के लिए क्यों है, प्रीलिम के लिए क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। सबसे पहले तो आप ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी समझिए थी क्या, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट लोगों के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। अब चूंकि यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंग्लिश कंपनी थी ना, उसको क्या पता था भारत का कल्चर क्या है, भारत की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, भारत के वर्निकुलर कौन सी, रीजनल लैंग्वेज कौन सी है। तो ऐसे में यदि आपको जो आसपास के आपके प्रिंसली स्टेट हैं, जो आपको आपके टेरिटोरियल एक्सपेंशन में आपकी मदद कर रही हैं, ठीक है, यदि आपको आपको उनके साथ अच्छे फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं, या फिर यहाँ पे जो आम जनता है भारत की उसको यदि आपको जानना है, तो आपके उनके खुद के डायलेक्ट उनको सीखने पड़ेंगे, वहाँ के रीजनल लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, वहाँ के लोगों का कल्चर उनको सीखना पड़ेगा, और उनका जो एजुकेशन सिस्टम हजारों साल से जो इंडिया का चला आ रहा है, वो भी जो है जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको ये सीखना पड़ेगा। तो एक तरीके से जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे वो तो क्या कर रहे थे, वो एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे। कौन सी एजुकेशन को? जो संस्कृत लैंग्वेज में दी जाएगी, अरेबिक में दी जाएगी और पर्शियन में दी जाएगी एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो ओरिएंटलिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहे थे? डॉक्टर एच विल्सन और एच प्रिंसेप। समझ में आ गया कि भाई अब इसी के तहत, ओरिएंटलिस्ट अप्रोच के तहत कलकत्ता के अंदर एक मदरसे की स्थापना की गई 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। बनारस संस्कृत कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट की गई जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना की गई 1784 में। तो ये सारे के सारे जो अभी मैंने इंस्टीट्यूट आपको बताए हैं, ये सारे के सारे एस्टेब्लिश हुए थे कौन से कंसेप्ट पर? ओरिएंटलिस्ट कंसेप्ट पर, ठीक है। तो आप एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे यदि आपके पास मीन्स में आ गया, तो आप ओरिएंटलिस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो, हु वर इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन, ठीक है, सिंपल। अब हम बात करते हैं एंग्लिसिस्ट कौन थे। एंग्लिसिस्ट वो लोग थे भाई जो कह रहे थे कि नहीं 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 भाई, हम नहीं इनका कल्चर सीखने वाले, हम नहीं इंडियंस की लैंग्वेज सीखने वाले, हम इनको अपना कल्चर सिखाएंगे, हम इनको अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे। जब हम इनको अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे, ठीक है, तब हमें अपनी बात इनको समझाने में क्या होगी? आसानी होगी। तो ये किसको प्रमोट कर रहे थे? ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। कौन? एंग्लिसिस्ट। एक और मैं बात आपको बता दूं, भारत के कुछ महान सोशल रिफॉर्मर जो थे वो भी एंग्लिसिस्ट
विचारधारा का सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है राजा राम मोहन राय। 7वीं 8वीं में जब हम किताब पढ़ते थे कि भारत में इंग्लिश का जनक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय, तो इंग्लिश पढ़ते हुए हम कोसते थे ना राजा राम मोहन राय को, भाई राजा राम मोहन राय ना होते तो इंग्लिश ना होती भारत में। तो ये एंग्लिसिस्ट सपोर्टर थे। तो एंग्लिसिस्ट को कौन लीड कर रहा था, चार्ल्स ट्रेवलिन, एलिफेंस्टोन, ये दो व्यक्ति थे। अब एक ही कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी में दो विचारधारा आ गई, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। अब इसका क्या करना था, सोल्यूशन करना था। अब इसका सोल्यूशन कैसे हो, इसका सोल्यूशन तो तभी होगा जब इसके ऊपर डिबेट होगी, ठीक है। यदि ओरिएंटलिस्ट लोग हैं उनके प्रोविजन लिए जाएं, एंग्लिसिस्ट लोगों के प्रोविजन लिए जाएं, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाए, वहां से जो आपका बनेगा, कमीशन बनेगा, चेयरमैन बनेगा, उसकी जो रिकमेंडेशन आएंगे उसको ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर बाद में क्या बनता है, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन बना दिए जाते हैं, वही लॉर्ड मैकले, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लॉर्ड मैकले इसके चेयरमैन बना दिए जाते हैं। अब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है यार, लॉर्ड मैकले जो था वो भी एक एंग्लिसिस्ट सपोर्टर था, तो जाहिर सी बात है जो रिकमेंडेशन आनी थी 1835 में, जिसको हम मैकले मिनट के नाम से जानते हैं, मैकले मिनट ऑफ 1835, ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, एजुकेशन रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। तो जनरली जो है रिकमेंडेशन आई इन द फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट, कहा गया कि नहीं नहीं भाई हम तो वेस्टर्न एजुकेशन सिखाएंगे। लॉर्ड मैकले तो ये मानते थे कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है वो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ऑब्सोलेट है, बहुत ही बेकार सिस्टम है इनका। हमें खुद यहाँ पे अपना यूरोपियन, जो हमारा यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो हाई क्लास लोग हैं उनको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आगे वो हमारा काम करेंगे जो लो लेवल ऑफ लोग हैं उनको समझाने में, उनमें जो है वेस्टर्न एजुकेशन को सेपरेट करने में। तो ये आपकी ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी थी। तो एक तरीके से मैं कहूं सारे के सारे प्रोविजन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 किससे जुड़े हुए हैं, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 1813 में क्या गया था 1 लाख रुपए हर साल जो एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किए जाएंगे। उसी के आधार पर हमने 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया, और किसके किन विचारधाराओं को डिबेट करने के लिए, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए। तो ये बाद में डिसाइड हो गया, नहीं नहीं भाई चलो वेस्टर्न एजुकेशन आएगी इंडिया में, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वाज नॉट मेड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। भाई प्रोविजन तो आप जब भी बता पाओगे ना जब आप चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आपको पता होगा। तो सबसे पहले प्रोविजन क्या बता रहा है ऑप्शन में देख लेते हैं। द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी अबॉलिश्ड, designation of supreme authority was stopped, changed as Governor General of Indian Council, all law making power to be conferred on Governor General in Council, and Indian was to be appointed as law member in the Governor General Council। एक बात समझ लीजिए भाई आप, यदि मैं आपसे कहूं, यदि आपको ये एक्ट हो गए, जितने भी आपके काउंसिल एक्ट हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गए और ये चार्टर एक्ट हो गए, यदि मैं आपको बोलूं कि आपको कौन से दो इंपॉर्टेंट एक्ट जो है एग्जाम में पढ़ के जाने चाहिए, तो पहला मैं बोलूंगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और दूसरा मैं आपको बोलूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जितने भी प्रोविजन हुए हैं वो सारे आपको एग्जाम में जरूर पढ़ के जाने हैं। सबसे पहले मैं 1833 के जो प्रोविजन हुए हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जब आप पढ़ने बैठोगे चार्टर ऑफ 1833। तो सबसे पहले आप जानते हैं भाई इससे पहले क्या था, जो हमारे बंगाल में प्रेसिडेंसी थी वहां पे एक गवर्नर अपॉइंट कर रखा था, उसको बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस पोस्ट को उन्होंने रीडिजाइन कर दिया। रीडिजाइन कैसे किया, उन्होंने बोल दिया अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। जैसे ही गवर्नर जनरल को बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा, तो एक तरीके से क्या यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अब जो भारत के अंदर जो कॉलोनी एस्टेब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने की थी, अब वो उसको फॉर्मली एक रिकॉग्निशन मिल चुका है, किसका, ब्रिटिश कॉलोनी का। फॉर्मली रिकॉग्नाइज हो गया कि भारत अब क्या है, एक ब्रिटिश कॉलोनी है। अब चूंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो इसके अलावा जो और प्रेसिडेंसी थी, जैसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, वहां पे भी तो गवर्नर जनरल थे ना, ठीक है। तो अब सीधा सीधा क्या कह दिया, भाई आप जो कानून बना रहे हो ना बॉम्बे और मद्रास के लिए, खत्म कीजिए, हमारे पास अब एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। आप अब सीधा सीधा भाई किसको रिपोर्ट करोगे, आप सीधा सीधा रिपोर्ट करोगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है आपका सुप्रीम अथॉरिटी है काउंसिल के अंदर, वही आपके जो है लेजिस्लेटिव पावर सारी की सारी वेस्ट कर गई है किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो इसी आधार पर जो भारत के पहले कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट भारत के गवर्नर जनरल बने थे पहले। अब चूंकि मैंने बताया आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने सुप्रीम अथॉरिटी बना दी है, तो अब हम सीधा इस पे आते हैं।
जो हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी एबॉलिश्ड, ये भी आगे प्रोविजन में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज एज कमर्शियल बॉडी, भाई एज वो क्या कर रही थी, एज अभी तो वो एक काम कर रही थी एक कंपनी के तौर पे भारत के अंदर। अब 1833 का जो ये चार्टर एक्ट है, कंपनी को जो कमर्शियल बॉडी का स्टेटस था उसको कर दिया फिनिश। क्या कर दिया, फिनिश। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब आप एक कमर्शियल बॉडी नहीं है, अब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, यानी कि अब आप एक प्रशासनिक बॉडी हैं। यदि आप प्रशासनिक बॉडी हैं तो जाहिर सी बात है अब आपके अंदर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, वो लॉ लेके आएगी, वो रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, सारा कुछ। तो कमर्शियल बॉडी का स्टेटस जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो यहाँ पे खत्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी है, कंपनी को जो ट्रेड करने का जो अधिकार था उसका जो एक्सटेंशन यहाँ पे कर दिया था चार्टर एक्ट में, वो 20 सालों के लिए कर दिया था। फिर मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कमर्शियल बॉडी का स्टेटस क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया इंडिया एज अ ब्रिटिश कॉलोनी कि ये रिकॉग्नाइज कैसे हुआ, ठीक है। एक चीज और देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर काउंसिल ऑफ, जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको इंडियन काउंसिल कौन से एक्ट के बाद कहा जाने लगा, तो वही था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसको आप नोट कर लीजिए। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक लॉ कमीशन बना। कैसे बना लॉ कमीशन, मैंने आपको बताया कमर्शियल बॉडी का स्टेटस खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है तो रूल एंड रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए उसको गवर्न करने के लिए। तब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उन्होंने कहा भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई तुमने जितने भी जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं ना इंडिया में अपना काम चलाने के लिए, उन सभी का एक डाटा एकत्रित करो और उनको हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजो। हम क्या करेंगे, आपने जितने भी कानून वगैरह बना रखे हैं हम उनको कोडिफाई करेंगे, ठीक है। तो इट सोट टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ, तो वैसे ही किया गया और एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था इंडियन लॉ कमीशन, और उसके चेयरमैन कौन रखे बने, लॉर्ड मैकले। क्या बने, लॉर्ड मैकले, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। फिर आगे आपका जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी दो भागों में बट गई। पहली तो आपकी फोर्ट विलियम और दूसरी थी आपकी प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा। हालांकि इस प्रोविजन में दो भागों में बटी थी, लेकिन ये जो प्रोविजन था ये अस्तित्व में नहीं आ सका, ठीक है। तो ये बस एक तरीके से आपका कागजी प्रोविजन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और ये भी था भाई इंडियन इन गवर्नमेंट सर्विस, पहली बार ऐसा हुआ था, ये परमिशन मिली थी कि जो इंडियंस हैं उनको भी अब कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये साफ कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, भाई अब हम जो है बंदे रखेंगे किसके आधार पर, मेरिट बेस के आधार पर। ये नहीं कि ये इस राजा का बेटा है, ये इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भतीजा है, भांजा है, ये इस कलर का, इस रेस का, इस जाति का, नहीं। अब हम जो एजुकेशन सिस्टम है मेरिट बेस के आधार पर ही हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इंडियन व्यक्ति को रखेंगे। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, 1833 में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, ब्रिटेन के अंदर और साथ के साथ ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनी थी सभी के अंदर क्या कर दिया था, स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया था। तो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बना, इसमें भी ये प्रोविजन डाल दिया गया और वहां पे निर्देश दिया गया इंडिया में कि भाई ब्रिटिश इंडियन कंपनी को, भाई आप भी अपने यहाँ पर जो है स्लेवरी की प्रथा को क्या कीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है। तो 1833 याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम फिर हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो भाई ये हो गया, ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ल्ड टू बी अबोलिश्ड, अब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया है। डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल, ये मैंने आपको बता दिया। ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मैंने आपको बता दिया सारी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास चली गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई। ऑप्शन डी बच गया, ये आपका नहीं होगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। मैंने अभी आपको बताया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसमें भी तो क्या किया गया था, पहली बार उसमें किया गया था ना मोनोपोली खत्म ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 तो हो गया गलत, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका ऑप्शन ए भी गलत हो गया, फिर ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन और बहुत अच्छा प्रोविजन है और ये बिल्कुल सही भी है, ठीक है।
आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया फिर, ठीक है। 1858 को लाने का क्या मकसद था, थोड़ा सा यदि आप 1858 के आसपास की घटनाओं को रिलेट करेंगे तो आप बैकग्राउंड समझ पाएंगे। 1857 का रिवोल्ट हुआ तो क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपोजिशन पार्टी थी वो कहने लगे भाई आपसे कॉलोनी वहां तो संभल नहीं रही, वहां पे इतना बुरा हाल हो रखा है, आप क्या कीजिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको खत्म कीजिए और जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो आप अपने अंडर लीजिए, ठीक है। तो यही किया गया, लाया गया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर और कह दिया गया भाई ये जो आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बोरिया बिस्तर संभालो, अब जो सारे काम होंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, सीधा सीधा जो राज है वो किसके पास चला गया है, ब्रिटिश क्वीन के पास चला गया है। ब्रिटिश क्वीन के बिहाफ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करेगी, क्या करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करेगी। अब चूंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, ठीक है, और काउंसिल हुआ करती थी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना रखी थी रूल एंड रेगुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब कंपनी खत्म हो गई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो आपका वो भी तो खत्म हो गया। तो इसी तरीके से इस प्रोविजन में क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आपके क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब इसके तहत एक सिस्टम लाया गया, वो थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप 1858 एक्ट को समझ पाओगे भाई। अब चूंकि भाई भारत के अंदर रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो खत्म ही हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी है क्वीन, ठीक है, क्वीन को सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, सबसे पहले क्वीन, उसके बाद आ गई ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक पार्टी का मेंबर होगा, इलेक्टेड मेंबर होगा, उसको इन्होंने बना दिया सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। अब सेक्रेटरी फॉर स्टेट, अब यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट को किसी भी मेंबर को यह जानना है कि भारत में क्या हो रहा है तो किसी को नहीं पूछेंगे, या क्वीन को जानना है कि भारत में क्या हो रहा है वो नहीं पूछेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या किसी गवर्नर जनरल को, वो सीधा इसके पास आएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हाँ भाई बताओ वहां पे इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कहां पे रह के काम कर रहा था, ये लंदन में रह के काम कर रहा था। अब इसको जो है भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा है उसको संभालने के लिए इसको ऑफिसर तो चाहिए ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। तो इसने अपना एजेंट, एज अ एजेंट इंडिया के अंदर किसको बनाया, गवर्नर जनरल को। किसको बनाया इसने, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया को, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया करती थी पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल थी, क्वीन के बिहाफ पर सारा काम चलने लगा। ये चीज यहां पे क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेला तो काम नहीं करेगा लंदन में रहकर, तो उसको क्या चाहिए थी, एक काउंसिल चाहिए थी। तो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसके लिए काउंसिल बना दी और उस काउंसिल में कितने मेंबर रख दिए, 15। कितने मेंबर रख दिए, 15, ठीक है। अब जो उस समय का दौर था 1858 के बाद, अब दोबारा से क्या करना था, प्रिंसली स्टेट जो थे खासकर जो विरोधी हो गए थे अपने, फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है ब्रिटिशर्सों को भारत में करना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो प्रिंसली स्टेट हैं, लोग हैं जो राजा महाराजा हैं, ठीक है, निजाम वगैरह हैं, इनके साथ बातचीत करना, इनके साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक अच्छा ऑफिसर चाहिए। तो उन्होंने क्या बनाया, एक वायसराय का पद बनाया। किसका पद बनाया, वायसराय का। अब यहां पे मैं बता दूं गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही एक ही व्यक्ति को पद दिए जाते थे, अलग अलग किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाते थे। गवर्नर जनरल भी था और वायसराय का पद भी था। ये नहीं आप समझिए वायसराय बना दिया और गवर्नर जनरल खत्म हो गया, नहीं, दोनों ही थे और दोनों ही पद जो है सिंगल व्यक्ति को दिए जाते थे, ठीक है। वायसराय का ऑफिस बना 1858 एक्ट में। अब भारत के पहले वायसराय कौन बने थे फिर, लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसको आप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब वायसराय, वायसराय को असिस्ट करने के लिए भी तो भाई बंदे चाहिए होंगे उसको काम करने के लिए, ठीक है, भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को संभालने के लिए। तो उसको क्या किया, उसको साथ उसका कामकाज में साथ बटाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, ठीक है। अब ये भी 1858 एक्ट में कह दिया गया कि जो वायसराय होगा और जो गवर्नर होंगे अलग अलग प्रेसिडेंसी के, उनको अब अपॉइंट कौन करेगा, क्राउन। क्राउन का मतलब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और इसमें हाँ एक और फिर 1858 के आसपास की घटना आपको याद आती है। आप जब 1857 की क्रांति पढ़ोगे उसमें जब आप पॉलिटिकल कोज पढ़ोगे, पॉलिटिकल कोज में आप पाओगे
जो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लेकर आए थे। वो एक पॉलिटिकल कोज का कारण बनी थी 1857 के रिवोल्ट का, और इसीलिए 1858 में इन्होंने क्या कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी वो 1858 एक्ट के तहत एस्टेब्लिश की गई थी, जो वो खत्म कर दी गई, उसको रिपेल कर दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को। तो आपसे पूछ सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कौन से एक्ट के तहत रिपेल की गई थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वायसराय अथॉरिटी ओवर हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेशन फंक्शन। 1858 के अंदर भाई वायसराय का ऑफिस तो उन्होंने बना दिया, ठीक है, लेकिन भाई एक वायसराय को सारे ही काम करना पड़ रहा था यार। अभी फॉर एग्जांपल हम हमारे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, डिफेंस है, होम है, वाटर है। यदि ये सारा काम उठा के हम प्राइम मिनिस्टर को दे दें तो क्या फंक्शन करेगा, क्या उसकी एफिशिएंसी होगी काम करने की, कैसे देश आगे बढ़ेगा? ठीक है, तो यही पहले सिस्टम चल रहा था। तो ये फिर क्या करे भाई, ये पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? चार्टर काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, तो इसमें क्या था इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ये मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके अलग अलग हेड नियुक्त कर लिए जाते हैं, जैसे कि हम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे। तो ये आपका क्या है, ये एक पोर्टफोलियो सिस्टम है। ओके, अब इसमें यह भी कहा गया है कि जो वायसरॉय था उसकी अथॉरिटी पावर बढ़ा दी गई। कैसे उसकी अथॉरिटी पावर बढ़ा दी गई, ये ध्यान रखिए। पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जब भी कोई मीटिंग हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल हमारे वायसराय साहब नहीं आए, तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं थे कि अब कौन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग को हेड करेगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ध्यान रखिएगा कौन थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वायसराय को असिस्ट करती थी उसका फंक्शन करने के लिए। तो अब ये वायसराय को पावर दे दी गई कि भाई यदि आप जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते तो आपके पास पावर है, आप किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं जो अध्यक्षता करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की। ठीक है, अब उसको ये पावर दे दी गई, किसको, वायसराय को, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका जो बिजनेस है, यानी कि उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसके लिए आप रूल बना सकते हो, रेगुलेशन बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए वायसराय कर सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको ध्यान रखना है, क्या, वायसराय को पावर दे दी गई, भाई आप अपना नया प्रांत बना सकते हो। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए कॉलोनियल इंडिया में, या फिर मैं कहूं ब्रिटिश इंडिया में, आप लेजिस्लेटिव पर्पस को बरकरार रखने के लिए, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए आप नए प्रांत बना सकते हो। ठीक है, उन प्रांतों में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि कोई प्रोविंस या कोई प्रांत ज्यादा है जिसमें लेजिस्लेटिव प्रक्रिया के तहत कानून बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको डिवाइड कर दो। तो उस प्रोविंसेस को डिवाइड करने की, अल्टर करने की, मॉडिफाई करने की, एडजस्ट करने की पावर किसको मिल गई, वायसराय को मिल गई। ठीक है, अब पहले क्या होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी, फॉर एग्जांपल कोई इमरजेंसी आ गई तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। मान लीजिए भाई भारत में भी जैसे कोई इमरजेंसी लगती है, जैसे हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो भाई कानून तो बनाने पड़ेंगे ना। तो जब इमरजेंसी लग गई तो पहले ऐसे कोई प्रोविजन नहीं था कि काउंसिल कानून नहीं बना सकेगी। तो बाद में क्या किया, वायसराय को पावर दे दी गई कि भाई यदि देश में इमरजेंसी लगी है ना, तो आप कोई ऑर्डिनेंस निकाल कर कानून बना सकते हैं। वो ऑर्डिनेंस आपका 6 महीने के लिए बरकरार रहेगा, और ये किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1861 का एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, यहां पे बात हो रही है 1919 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड क्लियरली डिफाइन, क्या, यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, jurisdiction of central and provincial government, power of secretary of state for India and viceroy। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रोविजन पढ़ोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के, ठीक है, क्या थी, पहले क्या होता था, एक तो होती थी आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे काम करती थी, और एक होती थी आपकी प्रोविंस, एक होती थी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंस प्रांत जो होते हैं उसके लेवल पे होती थी। ठीक है,
अब जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 आया था, ठीक है, तो इसने क्या किया था भाई, जो आपका प्रोविंस है उसमें इसने डायरची सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। डायरची सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। डायरची सिस्टम क्या होता है? डायरची सिस्टम होता है, क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल आप आपने यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पढ़ा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या किया था, प्रोविंस के अंदर डायरची सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। डायरची सिस्टम का मतलब क्या था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पे कुछ मेंबर कानून बनाएंगे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर कुछ अलग मेंबर जो होंगे वो कानून बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले जो इन्होंने पहला प्रोविजन जो रखा वो था ट्रांसफर लिस्ट का। ट्रांसफर लिस्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट इन्होंने रख दिए जिसमें जो कानून बना सकते थे वो कौन बना सकते थे? मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्रोविंशियल काउंसिल में होते थे। प्रोविंशियल काउंसिल को प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर। ये आपके ट्रांसफरेबल लिस्ट पर क्या बना सकते थे? कानून बना सकते थे, ठीक है। इसके अलावा एक लिस्ट और इंट्रोड्यूस की गई जिसको बोला जाता था रिजर्व लिस्ट, ठीक है। ये जो रिजर्व लिस्ट थी ये वायसराय के कंट्रोल में थी। किसके? वायसराय के कंट्रोल में थी, ठीक है। तो ये जितने भी ऑल अदर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट रिजर्व लिस्ट, जिनको रिजर्व लिस्ट बोला जाता था, वो सीधा सीधा कंट्रोल में उसके ऊपर कानून कौन बनाता है? तो वायसराय। सीधा आप ऐसे समझ लीजिए। तो एक प्रकार से ड्यूल गवर्नमेंट सी चल रही थी प्रोविंस के अंदर, डायरची चल रही थी, ठीक है। अब सेंटर का क्या काम था? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या किया था, सेंट्रल लेवल के अंदर बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक तो अपर हाउस बना दिया और एक लोअर हाउस बना दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ पीपल, जिसे हम बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा, प्रेजेंट डे में हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर में इन्होंने बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है भाई। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इनकी ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन कर दिया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंस, मैंने भी आपको बताया प्रांतों के अंदर डायरची सिस्टम ये लेके आए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये नहीं, ऑप्शन 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था ये 1909 में आया था, ठीक है। किस में आया था? 1909 में। अब हम बढ़ते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविजन। अब देखिए ना, लिस्ट बना दी प्रोविंस लेवल पे, एक ट्रांसफर लिस्ट है और एक आपकी जो है रिजर्व लिस्ट है। रिजर्व जो आपकी ट्रांसफर लिस्ट है उसके ऊपर प्रोविंस जो है आपके कानून बना सकती है और सेंटर के लिए अलग सब्जेक्ट हैं जो उसके ऊपर अलग से कानून बना सकती है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सेंटर और प्रोविंस लेवल पे जो पावर हुआ करती थी वो डिवीजन ऑफ पावर हो गई। कुछ पावर किसके पास चली गई? प्रोविंशियल लेवल की जो गवर्नमेंट थी उनके पास, प्रांतीय सरकारें। तो डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविजन, ये सही है हमारा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि 1 एंड 3 मेरे क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। अब मैं इसको और डिटेल में और प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 का प्रोविजन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसा मैंने अभी आपको पहला ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 मैंने बताया, सेपरेट सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट फॉर लॉ मेकिंग, ये इससे रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 से। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहां पे आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो क्या हुआ? इट सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट फॉर लॉ मेकिंग, ठीक है। अब मैंने आपको बता रहा था प्रोविंशियल लेवल पर डायरची सिस्टम लेके आए। डायरची सिस्टम लाने के लिए इन्होंने क्या किया? 2 लिस्टें बनाई, एक ट्रांसफर लिस्ट और दूसरी रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर लिस्ट में क्या किया? ट्रांसफर लिस्ट पे कानून बनाएगा, कौन बनाएगा? एक तो गवर्नर,
किसकी सहायता से? जो मिनिस्टर होंगे प्रोविंशियल असेंबली के, ठीक है, वो इस पे मिलके क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। दूसरे पे क्या कर दिया गया? प्रोविंशियल लेवल पे ही रिजर्व लिस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। तो रिजर्व लिस्ट के ऊपर कानून बनाएगा एक तो गवर्नर, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, यही सिस्टम, ठीक है भाई। दो अलग अलग बॉडी मिलके लॉ बना रही हैं एक ही सिस्टम के अंदर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायरची। तो प्रोविंस लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया डायरची, ठीक है। अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको मैं बोल रहा था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें इन्होंने बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस बना दिया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें प्रोविजन लाया गया, काउंसिल ऑफ जो स्टेट होगा, राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनका टर्म 5 साल का होगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर जो होगा वो 3 साल का होगा, ठीक है। अब 1909 से तो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम चला आ रहा है, मुस्लिम को दिया गया था, बाद में आगे इसको एक्सटेंड कर दिया, किसमें? सिख और क्रिश्चियंस में, ठीक है। अब एक चीज और, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 है, इससे पहले का मैं बताता हूं बैकग्राउंड, हर एक एक्ट के आने का कुछ बैकग्राउंड होता है। तो 1919 के पहले की जो आसपास की घटनाएं हैं पता होनी चाहिए। जैसे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग साथ में आ गई थी, और आप जानते हैं 1918 में ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था। इंडियन लोगों को लग रहा था कि अब जो ब्रिटिशर्स होंगे हमारे लिए एक अच्छा काम करेंगे, हमें मुक्त कर देंगे, लेकिन ब्रिटिशरों ने चाल खेली और वो क्या लेके आए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। तो उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि भाई आप ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है जो लंदन में काम कर रहा है, इसको यार सैलरी आप जो है इंडियन रेवेन्यू सिस्टम से दे रहे हो, काम ये आपकी सरकार के लिए कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा भाई चलो काम तो ये हमारे लिए कर रहा है, लेकिन ये एक एज अ एजेंसी के तौर पे भी तो काम कर रहा है। एजेंसी के तौर पे मतलब फॉर एग्जांपल आज मैं भारत का राजदूत ब्रिटेन में भेज दूं, ठीक है, हालांकि काम ब्रिटेन में कर रहा है तो किसका? व्यक्ति इंडिया का, और काम किसके लिए कर रहा है? इंडिया के लिए कर रहा है। तो यही उन्होंने समझाया कि भाई चलो ये काम तो हमारे लंदन में कर रहा है, हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में ये जो है एजेंसी फंक्शन भी तो काम कर रहा है ना, तो इसलिए इसको सैलरी जो है हम इंडियन अकाउंट से दे रहे हैं। चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अलग कर देते हैं, और जो इसका एजेंसी का काम है, ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से क्या बना देते हैं? कमीशन ऑफ इंडिया बना देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, फिर एक सेपरेट आपका जो है एक कमीशन बना देते हैं, और वो जो व्यक्ति उसमें अपॉइंट होता है उसकी सैलरी फिर वो जो है इंडियन उससे देने लगते हैं। क्रिएट अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन, ये बस ये इसका प्रोविजन आपसे याद रख लीजिए, ऐसे ये बना। अब प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926, ये प्रोविजन हमें इसमें देखने को मिला। सेपरेटेड द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेजिडरी पावर गिवन टू, रेजिडरी पावर का मतलब क्या होता है? अभी प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। हमारे स्टेट में 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है। तो कंकरेंट जो आपकी स्टेट पे तो स्टेट कानून बनाएगा, सेंटर पे सेंटर बनाएगा, जो आपकी रेजिडरी पावर बच गई, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट की, वो किस में वेस्ट करेंगे, वो उनके ऊपर कौन कानून बना सकेगा? तो वो जो रेजिडरी पावर उसी को बोलते हैं, वो जो होगा फिर वो बनाएगा आपका गवर्नर जनरल। ये बोल रहा है यदि आपका पेज फंस गया सेंटर स्टेट लिस्ट पे, कोई ऐसा आपका कंकरेंट लिस्ट पे कोई ऐसा टॉपिक फंस गया, तो फिर ये क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि जो गवर्नर जनरल होगा वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा, और नोटिफिकेशन इशू करके वो अपना डिस्क्रिप्शन देगा, और वो सच पावर, जो भी ऐसी पावर होगी आपकी रेजिडरी पावर होगी, वो पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए बताएगा कि वो किसको जाएगा। फेडरल लेजिस्लेचर उस पर कानून बनाएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर उस पर कानून बनाएगा। इसमें यह प्रोविजन भी कहा गया था, इन अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल लॉ एंड फेडरल लॉ ऑन अ मैटर एनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द लेटर वॉज, यानी कि जो फेडरल लॉ होगा उसकी मानी जाएगी, उसकी चलेगी। वही काम आज हम प्रेजेंट डे में देख रहे हैं, ओके। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको बता रहा था आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्यों पढ़ के जाना चाहिए? अब मैं इसको कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा,
एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखे हुए हैं, एज इट इज आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, इसको अब पावर का डिवीजन करना था। इसने पावर को कैसे बांटा इंडिया के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 लिस्ट लेके आया, सेंटर, प्रोविंस और बोथ। बाकी जो पावर कंकरेंट लिस्ट की बच गई, मैंने अभी आपको बताया वो किसको दे दी गई, वायस राय को। और मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल और वायस राय का एक ही ऑफिस था, एक ही व्यक्ति को पद दिए जाते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन का जो प्रोविजन आया 1935 में आया एक्ट में, इसमें क्या था कि हम मिलके जो है सारे प्रोविंसेस होंगे और जितने सारे प्रिंसली स्टेट होंगे मिलके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। अब प्रिंसली स्टेट बोले भाई हम तो साथ नहीं आने वाले तुम्हारे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इतना कोई पॉपुलर हो नहीं पाया। गवर्नमेंट ऑफ 1935 का ऑल इंडिया फेडरेशन बना ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं आ सका, प्रिंसली स्टेट मना कर गए। फिर आपका है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जो प्रांतीय सरकारें थी, हाँ एक और चीज मैं बताऊंगा, 1919 अभी हमने एक्ट पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था डायरेची ले आए थे वो प्रोविंसेस के अंदर कि इस पर्टिकुलर लिस्ट पे वो कानून बनाएगा, इस ट्रांसफर पे या रिजर्व लिस्ट पे वो कानून बनाएगा। लेकिन अभी जो डायरेची सिस्टम था किसका, प्रोविंसेस का, वो खत्म कर दिया गया। एक तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। और जो गवर्नर था वो एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया किसका, प्रोविंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा, सेंटर में क्या था, बाइकैमरलिज्म था। बाइकैमरलिज्म को इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दिया और डायरेक्ट सिस्टम को प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से खत्म कर प्रोविंशियल असेंबली से खत्म कर कहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंटर में। डायरेक्ट सिस्टम को किस में इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, सेंटर में, ठीक है। फिर आते हैं फेडरल कोर्ट। इन्होंने एक फेडरल कोर्ट का प्रोविजन दिया 1935 एक्ट में। क्या कहा कि एक हम दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपके डिस्प्यूट होंगे प्रोविंसेस के बीच में, सेंटर या प्रोविंसेस के बीच में, वो सारे के सारे डील कौन करेगा, फेडरल कोर्ट डिस्कस करेगा जो दिल्ली के अंदर होगा। इसमें उन्होंने प्रोविजन दिया कि इसमें एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी 6 अदर जजेस होंगे। आगे चलते हैं। फिर इसमें है इंडियन काउंसिल। इस एक्ट में इंडियन काउंसिल को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका पद भी एबॉलिश करके अब एक टीम ऑफ एडवाइजर जो है रख लिया। एक टीम ऑफ एडवाइजर होगा जो एडवाइज करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। फ्रेंचाइजी का मतलब वोट का अधिकार, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन सबसे पहले इसमें देखने को मिला। इसके अलावा और कौन से प्रोविजन हमें देखने को मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, रीऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध प्रांत को अलग कर दिया था, ठीक है। बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया था, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया था, ठीक है। ये कुछ रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोविजन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमें दिए गए थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा 11वां, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड्स फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अभी मैंने आपको बताया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 एक्ट में दी गई, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, बिल्कुल सही है, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर, में आपको बता रहा था ना, ऑल इंडिया फेडरेशन का कंसेप्ट लेके आया, हालांकि इतना ये फेमस हो नहीं सका। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, डी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। कैसे पूछेगा, देखिए आपसे एक प्रोविजन में आपको बता रहा था ना, क्वेश्चन आएगा 1935 से, ऐसे पूछेगा आपको। एबोलिशन ऑफ डायरेक्सी इन गवर्नर्स प्रोविंसेस, भाई गवर्नर ही हेड होता था ना प्रोविंसेस के अंदर, तो ये खत्म कर दिया उन्होंने, डायरेक्सी खत्म कर दी थी, ये ठीक है हमारा फिर ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेटिव ऑन देयर ओन। अभी मैं आपको बता रहा था, यहां पे देखिए कहां बता रहे थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में द गवर्नर वॉज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, there was a council of minister to advise him, the minister were responsible to the provincial legislature who called them, the legislature could also remove the minister, however the governor still retains special reserved powers, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं,
पावर ऑफ गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेटिव ऑन देयर ओन, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एबोलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये गलत है। कैसे भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, बल्कि उसको तो और आगे चल के एक्सटेंड कर दिया था। पहले जैसे मैं आपको बता रहा था ना, पहले तो मुस्लिम से शुरू हुआ, फिर सिख हुआ, फिर ईसाइयों को, फिर आगे चलकर जो और लोअर क्लास थे, जो SC ST थे, उन तक जो है इस प्रोविजन को ले जाया गया। तो ऑप्शन 3 तो, पॉइंट नंबर 3 तो गलत हो गया। तो 1 और 2 हमारे सही हो गए, ऑप्शन बी हो जाएगा फिर हमारा राइट आंसर। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। The instrument of instruction contained in Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in year 1950 as। तो भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का उसका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसको हमारे संविधान में 1950 में किसके रूप में लिया गया है? तो इस पे 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमेंट किया था कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पे कुछ लिस्ट है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको मिलाना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन कौन से प्रोविजन थे यहाँ पे आपको मिलाने। कैसे मिला पाओगे इनको? आप इनको तभी मिला पाओगे जब आपको इन एक्ट के प्रोविजंस के बारे में पता होगा। जैसे मैं बात करता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें इन्होंने क्या कह दिया था? इन्होंने कह दिया था कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी वाज इंक्रीज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैज हैड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17, यहाँ पे 1773 आएगा बी में। तो इसका बी का क्या हो जाएगा? 4। बी का हमारा क्या हो जाएगा? 4। द कंपनीज डायरेक्टर वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कोरस्पोंडेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। आगे है, हाँ आगे क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने क्या कहा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर अलाउड टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट द पॉलिटिकल अफेयर वर टू बी मैनेज बाय अ न्यू बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी का मेरा क्या प्रोविजन, कौन सा पॉइंट हो जाएगा लिस्ट 2 में से? D1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैंने आपको बताया था कंपनी की जो है मोनोपोली खत्म कर दी थी, कमर्शियल मोनोपोली इन्होंने खत्म कर दी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो और मर्चेंट थे उनको इजाजत दे दी थी एशिया में व्यापार करने की। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ए का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और एक हमारा बच गया क्या? सी। और ये तो हाँ सिंपल है यार, पावर थी जो ट्रांसफर कर दी गई थी किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? डायरची एट सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंस। भाई डायरची सेंटर में थी लेकिन प्रोविंस में तो खत्म कर दी थी। पॉइंट नंबर ए तो गलत ही हो गया। ठीक है, तो ये तो फीचर ही नहीं था, पहले ही गलत हो गया। पहले ही सही है हमारा, बताओ। पहला सही है, बाकी थे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ गया हमारा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। ये सारे हमें प्रोविजन देखने को मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। गला दुखने लग गया भाई, यहाँ पे इसी वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स रहेगा अच्छा तो और वीडियो इसी प्रकार के लेकर आऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, शबा खैर।